नमस्कार, मैं अनिल कुमार। वर्ष 2016 के 7 नवंबर की शाम अभी ठंड से बोझिल ही हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को सकते में डालते हुए 8 नवंबर से नोटबंदी की घोषणा कर दी। देश के एक एक आदमी को हिला देने वाली इस अतुकांत घोषणा का तार्किकीकरण करते हुए सरकार, अखबार, टीवी वाले समझाने में लग गए कि इससे काला धन की समाप्ति होगी और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। दंभ के अतिशय उद्रेक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की मुनादी करते हुए और महज 50 दिनों का समय मांगते हुए यह भी कह दिया कि यदि 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए, तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर ... देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने लोगों की खीज को कम करने और नोटबंदी के फैसले में विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जैसा कि गली में किसी मकान की दीवार की आड़ में जुआ खेलने वाले लड़के अक्सर करते हैं। लेकिन आज कोई भी, न तो सरकार और न ही मीडिया, उस सरप्राइज इवेंट का कोई लाभ बता सकने में समर्थ है, जबकि आम आदमी की अफरा तफरी और अर्थव्यवस्था की तबाही के मंजर की सेहरन आज भी महसूस की जाती है। वस्तुतः वह प्रधानमंत्री का शक्ति परीक्षण था सरकार के भीतर और जनता में भी, जिसमें वे सफल रहे। प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया को इवेंट बना देना और फिर खुद और अपनी तमाम टीम को उस इवेंट के प्रचार में लगा देना खूब जानते हैं। नोटबंदी की घटना को बीते अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। सर्दी की चादर उतार करके गर्मी अभी गर्म होने के लिए सुगबुगा ही रही थी कि 31 मार्च 2017 की आधी रात में संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में रात के 12 बजे का घंटा बजते ही विपक्ष के विरोध और बहिष्कार के बावजूद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ बटन दबाकर पूरे देश में जीएसटी को भी लागू कर दिया। यह वही हॉल है जहां 14 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा हुई थी। 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था और जहां 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। आज 14 साल लंबी यात्रा का समापन होता है, अर्थात इसे बहुत सोच समझ कर लाया गया है। यह भी ब्रेन वॉश करने जैसा ही वक्तव्य था, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर इसे काला धन और भ्रष्टाचार की उन भावनाओं से जोड़ दिया आम लोगों के मन में, जिसके चलते पहले से एक क्षोभ व्याप्त है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ उनकी सरकार नहीं बल्कि सभी की साझी विरासत है। आपको आज से अनगिनत टैक्स से जो आजादी मिली है वह सभी की मेहनत और सोच का परिणाम है। इस उद्बोधन और इसके बाद अनगिनत बार स्वयं प्रधानमंत्री, उनके नेताओं और मीडिया के द्वारा जीएसटी लागू किए जाने को इतना अतिरंजित बताकर कहा गया मानो इसका लागू होना ही देश की दूसरी आजादी हो, या यूं कहें कि यही वास्तविक आजादी है। आखिर ऐसा किया क्यों गया? जीएसटी लागू किए जाने की प्रक्रिया में 3 बातें हमारा ध्यानाकर्षण करती है। पहली यह कि इसको लॉन्च करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह कर संग्रह की प्रक्रिया में बदलाव भर था। इसके लिए समारोह की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु ऐसा किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के मन में समारोह की भव्यता से किसी बड़ी परिघटना की धारणा बनती है। लोग जीएसटी लागू किए जाने को ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनकारी घटना के रूप में स्वीकार करें, इसलिए इसे भव्य समारोह के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा यह कि सेंट्रल हॉल और आधी रात का भी अपना राजनीतिक संदेश था। उसी हॉल में आजादी की घोषणा हुई थी और घोषणा का समय भी वही था, अर्थात
इसे आज़ादी के साथ जोड़ने और आज़ादी की भावनाओं के साथ सत्तासीन राजनीतिक दल को भी जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि उस राजनीतिक दल पर आज़ादी के विरोध का आरोप लगता रहा है। आखिर उस जीएसटी में ऐसा है क्या जिसे इतने जोर शोर से दूसरी आज़ादी के रूप में पेश किया गया? वस्तुतः वस्तु एवं सेवा कर को संक्षेप में जीएसटी कहा गया। इसके लागू होने के पहले चुंगी, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, टर्नओवर टैक्स आदि सैकड़ों प्रकार के केंद्र, राज्य एवं स्थानीय टैक्स व्यापारियों और लेन देन करने वालों को देने पड़ते थे। इन सैकड़ों प्रकार के करों के बदले वर्ष 2016 में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 246 में ए जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2017 को उक्त समारोह में इसे लागू किया गया। इसमें सारे करों को समेकित करके केवल 4 प्रकार की श्रेणी बनाई गई। एक श्रेणी है जीएसटी। इस श्रेणी में केंद्र को दिया जाने वाला कर है। दूसरी श्रेणी है एसजीएसटी। इस श्रेणी में राज्यों को दिए जाने वाले करों को रखा गया। तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी के समेकित रूप को आईजीएसटी कहते हैं, जिसमें कर का संग्रह केंद्र करता है और बाद में राज्यों को उसका हिस्सा सौंपता है। जीएसटी की चौथी श्रेणी यूजीएसटी है, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए लागू है। इस वस्तु एवं सेवा कर की 4 श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% कर लगाए गए। दूध, दही, पनीर, आटा, मछली, सिंदूर, चूड़ी आदि वस्तुओं को 0 कर की श्रेणी में रखा गया, लेकिन जिन वस्तुओं पर पहले से ही 28% से अधिक कर था, उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जैसे पेट्रोल, शराब आदि। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य देश के कराधान की विविधता को समाप्त करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं से अधिकतम कर की उगाही है। जीएसटी लागू होने के बाद कर उगाही की क्या स्थिति रही? जीएसटी लागू किए जाने के बाद बड़े जोर शोर से यह प्रचारित किया गया कि पहले जहां 64 लाख करदाता ही पंजीकृत थे, वहां उनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इस संवाद को इस रूप में गढ़ा गया मानो देश के लगभग 1/3 लोग कर चोरी में संलिप्त थे और सरकार की इस नायाब योजना ने उन्हें बिल से ढूंढ कर निकाल लिया है। इससे सरकार के पास अधिक पैसे होंगे और वह राष्ट्र के विकास और लोक कल्याण की ढेर सारी योजनाओं को अंजाम दे सकेगी। लेकिन यह चर्चा कभी सिर नहीं उठा सकी कि यदि कर संग्रह अधिक हो रहा है तो लोक कल्याण की किन किन योजनाओं को प्रारंभ और सशक्तिकरण किया गया है, बल्कि इसके बदले $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का दंभ प्रदर्शित किया जाता रहा और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाने के सपने बुने जाते रहे। लेकिन सारी चर्चा में से आम आदमी पूरी तरह गायब रहा। यह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं था। लेकिन जैसा कि बताया गया था और अब इस वास्तविकता से मुंह चुराया जा रहा है, कर संग्रह में भी कोई अभूतपूर्व उछाल नहीं आया। उछाल की तो दूर, पिछले वर्ष दिसंबर में यह अपने सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर जाकर फरवरी 2022 होते होते औंधे मुंह धराम से गिरकर माइनस में चला गया। ऐसा भी नहीं है कि केवल फरवरी 2022 में ही जीएसटी का संग्रह ऋणात्मक हुआ है। इसके पहले भी यह कभी बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। वर्ष 2015-16 में जब जीएसटी नहीं था, कर संग्रह का आंकड़ा 40 को छू गया था। फिर फरवरी 2022 में ही एक बार उछलकर धड़ाम हो गया नीचे। इससे वे सारे दावे भोथड़ साबित हो जाते हैं जिसमें यह कहा जा रहा था कि जीएसटी के इस प्रावधान से कर संग्रह में उल्लेखनीय सुधार होगा, क्योंकि अब इस व्यवस्था की पैनी नजरों से कोई नहीं बच सकेगा।
इससे अब यही साबित हुआ है कि कर संग्रह के इन नए व्यवस्थापकों में दूरदृष्टि और भारत को समझने की क्षमता का पूरी तरह अभाव रहा है और उनकी मंशा देश की अधिसंख्यक गरीब जनता से अधिक उगाही भर है, जो उगाही भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। अर्थात कर प्रणाली की इस व्यवस्था में ही कुछ मूलभूत त्रुटि है, जिसके कारण यह कर उगाही के अपने मूलभूत उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रही है। जीएसटी के नए प्रावधान भी आए हैं। जीएसटी के द्वारा अधिकतम कर उगाही का एकल उद्देश्य से इस वर्ष कर क्षेत्र में उन वस्तुओं को भी शामिल कर लिया गया है जो पहले कराधान के दायरे में नहीं आते थे और जो वस्तुएं आम आदमी के जीवन के अनिवार्य अंग हैं। पहले दही, मछली, पनीर, लस्सी, गेहूं, आटा आदि पर 0% जीएसटी था, परंतु जीएसटी के 5 वर्ष होने के उपलक्ष्य में अब इन छूट वाली लेबल युक्त वस्तुओं पर भी 5% करारोपण कर दिया गया है। यहाँ तक कि शवदाह गृहों, होटल और अस्पताल के कमरों तक पर 5% से लेकर 12% तक जीएसटी लगा दिया गया है। गरीबों के भोजन, शवदाहों और अस्पताल के कमरों तक पर जीएसटी लगाने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सरकार के पास पैसे का एकदम अभाव हो गया है और वह अब आय के नए नए रास्तों को तलाश रही है। यदि ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि जीएसटी की व्यवस्था पूरी तरह नाकाम रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसे आम लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है। यदि ऐसा है तो यह कल्याणकारी लोकतंत्र की अवधारणा के बिल्कुल विरोधी है। इसके साथ ही राज्यों की भी समस्या है। आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनका राजस्व प्रोटेक्टेड रेवेन्यू से अधिक है। बाकी सारे राज्यों का कम है। पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो सबसे कम है। इसीलिए जीएसटी को लागू करते वक्त केंद्र ने इस नई व्यवस्था में राज्यों की राजस्व हानि की 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया था। वर्ष 2022 में 5 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत उस क्षतिपूर्ति को अगले 4 वर्षों के लिए विस्तार भी दिया गया है, परंतु तात्कालिक विस्तार के बावजूद प्रश्न जीवित रह जाता है कि क्या इसी तरह इसे अनंत काल तक विस्तारित किया जाता रहेगा या कभी केंद्र ने अपने हाथ खींच लिए, उस समय राज्यों का क्या होगा। इसका कोई समाधान न निकालकर अस्थायी समस्या का अस्थायी निदान करके खींचा जा रहा है। जीएसटी को लेकर राज्यों की दूसरी शिकायत भी लगातार उठती रही है। कई राज्यों की शिकायत रही है कि जीएसटी काउंसिल उन्हें समय पर उनका हिस्सा नहीं देता है। समय पर राज्यों का हिस्सा देने में असमर्थ केंद्र ने राज्यों को बाजार से पैसा लेकर अपना काम चलाने तक की सलाह दे डाली थी। इस तरह राज्यों के भीतर जीएसटी के कारण अभाव, आशंका, असमंजस और संतोष घर कर रहा है। क्या यह संघवाद के भी विरुद्ध है? भारत का भू राजनीतिक स्वरूप संघीय है। इस संघ में शामिल प्रत्येक राज्य को अनेक प्रकार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न राज्यों के जातीय सांस्कृतिक स्वाभिमान और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय कानून की एक लगाम से नहीं हो सकती है। इसीलिए भू सांस्कृतिक आधार पर गठित राज्यों को अपने अपने जातीय स्वाभिमान के संरक्षण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यह स्वायत्तता करारोपण के मामले में भी थी, परंतु जीएसटी की इस व्यवस्था के द्वारा राज्यों की स्वायत्तता का हरण कर दिया गया है। जीएसटी वर्तमान केंद्र सरकार की शक्ति के केंद्रीकरण की सर्वभक्षी नीति का एक विस्तारित रूप है। यद्यपि गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया हो कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में राजकोषीय संघवाद भी शामिल है। 2014 का 246A और 289A राज्यों और केंद्र के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव को बढ़ाने के मकसद से पेश किए गए थे, परंतु समझना चाहिए कि जीएसटी राजकोषीय संघ का सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि राज्यों को आर्थिक मामलों में केंद्र के अधीन कर लिए जाने का मामला है।
यह वस्तुतः उनकी आर्थिक स्वायत्तता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसका हरण करके केंद्र के सामने उन्हें घुटनों के बल कर दिया गया है। इसी तरह के परिणाम भी आ रहे हैं कि राज्यों को उनके हिस्से का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए एक देश एक बाजार एक कर का नारा सुनने में भले ही सुहाना लगे, मगर यह संघवाद की जड़ पर आघात है। कानून कोई सार्वभौम और सार्वदेशिक सत्ता नहीं है। यह हमेशा स्थानीय भू सांस्कृतिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निर्मित होता है। जिस फ्रांस में जीएसटी की शुरुआत हुई और भारत के पहले 165 देशों में अपनाया गया, उन देशों की भू सांस्कृतिक स्थिति भारत से भिन्न रही है। उन देशों में इतनी जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई भिन्नता नहीं है, लेकिन अनेक देशों से निर्मित यह महाद्वीप इन्हीं विविध और कभी कभी परस्पर विरोधी पहचानों से निर्मित हुआ है। इसलिए उन पहचानों की अवहेलना करना केवल संघीय भावना की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए भी खतरा है। जीएसटी इस खतरे की घंटी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी अपने घर की सुरक्षा के नाम पर भेड़िया यह कह कर ले आता है कि इससे घर की चोरी रुकेगी और इस तरह समृद्धि आएगी, लेकिन अब वह भेड़िया घर के बच्चों को ही खाने और बुजुर्गों को घायल करने लगा है। अब उस आदमी के पड़ोसी भी अपना घर बार लेकर भागने की जुगत में लग गए हैं। इस तरह जिस भेड़िए को चोर से बचाने के लिए लाया गया था, वह अब जान पर बन पड़ा है। मुझे डर है कि जीएसटी भी वही भेड़िया न बन जाए। धन्यवाद।